आ रही है? बेहतर है? आ रही है, हाँ इस तरह बेहतर है। चलो जबरदस्त हो गया। आप भी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें अपनी तरफ से। हाँ जी। वॉल्यूम अपनी तरफ से थोड़ी सी बढ़ा दें ताकि बात हो सके आपसे आज। जी बिल्कुल, बड़ी है, फुल है, ठीक। मैक्सिमम है, करें अब आप बात। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। चले जी। रब बिल्कुल। इशरह ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब, आज मैं सईदात ग्लोबल के टॉक शो के साथ दोबारा अपने नए मेहमान डॉक्टर मुबशरा जमील के साथ दोबारा हाजिर हूँ। डॉक्टर मुबशरा जो है एमबीबीएस भी हैं और माशाल्लाह से बहुत सारी और इनकी क्वालिफिकेशंस भी हैं। मैं चाहूँगी कि हम अभी जो सिर्फ प्रोग्राम को स्टार्ट कर दें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये नेट कनेक्शन में काफ़ी टाइम जो है इसमें लग गया है। जी तो मैं बिल्कुल। चाहूँगी कि आज हमने काफ़ी सारी जो है टॉपिक्स डिसाइड किए हैं बात करने के लिए। तो जो हमारे साथ मेहमान वगैरह भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इनसे क्वेरीज पूछें, और ऑलरेडी मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेरीज भेजी भी हुई हैं। तो मैं ओके। चाहूँगी सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये लिवर डायबिटीज़ एसिडिटी के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो मैं जी जी चाहूँगी कि बिल्कुल। आप ये बताइए कि जो कैन एसिडिटी बी ड्यू टू लिवर प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लिवर प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है, एसिडिटी बिल्कुल अलग है। ठीक है, लेकिन ये है कि अक्सर इनकी दोनों की कोमॉर्बिडिटीज़ जो है ना, वो एक ही पेशेंट में मिलती हैं, लेकिन ये एक दूसरे से लिंक्ड बिल्कुल भी नहीं है। एसिडिटी भी विद एज अक्सर लोगों को हो जाती है, लेकिन लिवर प्रॉब्लम जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो एज से रिलेटेड हो। दूसरा, कुछ जैसे बच्चों में है, बच्चों में अब 12-13 साल, आजकल 15-16 साल के स्टूडेंट्स, बच्चे, ये भी एसिडिटी लेके आ रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा इसका सा करीब मतलब कर ये लें कि आप इसको, आवाज़ को थोड़ा करीब कर लें मोबाइल को। हाँ जी, मैं आपको बता रही हूँ कि जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो तो अभी आजकल यंग एज से भी नज़र आना शुरू हो गया है। यानी अब मोस्टली जो पेशेंट्स आना शुरू हो गए हैं, जिनको देख के हैरत भी होती है, वो ये 15 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स ओल्ड, इस तरह के बच्चे भी अब एसिडिटी लेके आते हैं। तो एसिडिटी बिल्कुल भी लिवर प्रॉब्लम से लिंक्ड नहीं है, दोनों अलग अलग डिजीज़ हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो कैन डायबिटीज़ इसकी वजह से भी एसिडिटी हो जाती है? जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ये जो डिजीज़ है डायबिटीज़ की वजह से भी एसिडिटी होती है? हो सकती है, इसलिए क्योंकि उनका ड्रग इनटेक ज़्यादा हो गया होता है। क्योंकि जब भी डायबिटीज़ कंट्रोल करने पे हम आते हैं, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम उनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दे रहे होते हैं। 1 गोली, 2 गोली, 3 गोलियाँ, यानी हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है उनको जो ओरल ड्रग्स हैं उन्हीं के ऊपर कंट्रोल कर लें। उसकी वजह से हो जाती है, ठीक है, लेकिन वैसे इनका आपस में ताल्लुक नहीं है। हाँ, फिर ये है कि जब ये सारे ड्रग्स फेल हो जाएँ और फिर आपको पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़े, तो थोड़ा से उनके सिम्टम्स एसिडिटी वाले कम हो जाते हैं। यानी एसिडिटी का ताल्लुक सिंपल इस बात से है, जो हमारा जो लाइफस्टाइल है, चाय ज़्यादा पीना, थोड़ी सी दर्द पे पेन किलर ज़्यादा खा लेना, या फिर ये कि जो गाउट के या आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जिनके पास कोई चॉइस ही नहीं है पेन किलर लेने के अलावा, उनको ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को वैसे ही, जैसे बच्चे जो आजकल हैं, वो किस लिए, अगर आप ज़्यादा एनोरेक्सिया की तरफ जाएंगे, ज़्यादा अपने आप को खाली पेट रखेंगे, तो ये एसिड कहीं और से नहीं आता, ये एसिड हमारे अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जब उसको फूड मटेरियल नहीं मिलता, तो ये आपकी अपनी ही जो इंटेस्टाइन्स है, अपना ही जो म्यूकोजा है, उसको इवेड करना शुरू हो जाता है। तो ज़रूरी ये है कि आप ये देखें कि अगर आपको एसिडिटी हो रही है, आपका अपना लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी अपनी फूड कैसी है, आप किस तरह के खाना खाते हैं। अब बच्चों को अगर हो रही है, उन्हें भी ये देखें कि वो क्या खा रहे हैं ऐसा कि उनको एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है। डायबिटीज़ अलग एंटिटी है, एसिडिटी अलग एंटिटी है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिसको डायबिटीज़ है, उसमें आपको एसिड पेप्टिक डिजीज़ के सिम्टम्स भी मिलेंगे। तो इसलिए ये मिथ है कि शायद उसकी वजह से ऐसा, वरना ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरे अपने हस्बैंड डायबिटिक हैं, लेकिन उन्हें कोई एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, लेकिन उनको कोई एसिडिटी वाली ड्रग्स नहीं दी गई होती, उन्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं होता। अच्छा, सही है। एनोरेक्सिया जिसका आपने अभी जिक्र किया, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगी? हाँ जी, एनोरेक्सिया ये है कि जैसे आप डाइटिंग करने की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा भूखा रखें, ठीक है, या फिर आपको वैसे ही भूख ना लग रही हो, जैसे कुछ
खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अगर कैंसर पेशेंट्स हैं उनको एनोरेक्सिया हुआ होता है। एनोरेक्सिया का मतलब ये है कि आप किसी भी वजह से खुद से खाना खा ही नहीं रहे। अब वो चाहे वो डाइटिंग की वजह से है तो वो एनोरेक्सिया नर्वोजा वो बिल्कुल अलग चीज़ है, या फिर आपकी अपनी कैंसर की डिजीज़ है या कोई ऐसी मॉर्बिडिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपका डिक्रीज एपेटाइट, जब डिक्रीज एपेटाइट है फिर जाहिर है आपको एनोरेक्सिया भी, आप खाना नहीं खा रहे। यानी कि जो बेसिकली जहाँ से काम स्टार्ट होता है वो देखना चाहिए कि आपको स्टार्ट ज़ाहिर बाय बर्थ तो ये नहीं है, फोर्स नहीं है, आपकी अपनी डाइट्स ऐसी हैं, आपका अपना लाइफस्टाइल ऐसा है, ठीक है, या फिर आप डाइटिंग के चक्कर में अपने जो अपना ही जो म्यूकोजा है, अपना ही जो स्टमक है, वो एसिड को दे रहे हैं कि चलो ये खाओ ये खाओ, ठीक है। तो एनोरेक्सिया का मतलब ये होता है कि आप जानबूझ के भूखा रहे हो, खाना नहीं खा रहे। ठीक है। आजकल ये बड़ा कॉमन भी हो गया ना, नए जो जनरेशन है उसके अंदर ये डाइटिंग और ये सारी चीजें, खाना नहीं, ये सब चीजें ये बड़ा। सब है, और लेकिन असल में हम सारे खैर चबी हैं, मतलब मैं कौन सा कोई इतनी स्मार्ट नहीं कि मैं आपको बताऊं कि स्मार्टनेस के क्या तरीके हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आप जो भी लोग डाइटिंग करना चाह रहे हैं तो अब कम अज़ कम आप जो है ना, जो ब्रेकफास्ट आप लोग लेते हैं वो तो अच्छा खासा आपका स्ट्रॉन्ग ब्रेकफास्ट होना चाहिए। सब्सिक्वेंटली थोड़ा सा लाइटर आपका लंच हो, ब्रंच कर लें तो और अच्छा है। अगर आप लोग डिवाइड कर लें मील्स को, 5 मील्स 6 मील्स स्मॉल, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें आप खाली पेट नहीं रहते, उसमें आप कुछ ना कुछ आपने दिया हुआ होता है। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये कि अगर अब जैसे यंग एज है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो डाइटिंग की वजह से ही ऐसे आ रहे हैं। लीन थिन स्मार्ट स्टूडेंट्स भला सारे तो इस तरह के फैटी नहीं होते, लेकिन उनको भी ये प्रॉब्लम है। वो आते हैं, वो कहते हैं, मुझे उनकी शिकायत भी कभी कभी लगता है कि शायद ओरिजिनली ऐसा नहीं होगा, वैसे ही ये लोग कह रहे होंगे, लेकिन उनको वाकई एसिडिटी प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो फिर मैं रूट कॉज पे जाती हूँ। और दूसरी बात ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों को एसिडिटी प्रॉब्लम है तो ज़रूरी है कि आप वो मैदे का कैप्सूल जो कि एक बहुत मशहूर है वही लें। बिल्कुल नहीं, आप अपनी डाइट में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा कर लें। यानी आप रात को दूध पिएँ, ठीक है, या फिर आप ब्रेकफास्ट में योगर्ट लें। थोड़ी बहुत अमेंडमेंट से जहाँ पे डिजीज़ शुरू हुई है वहाँ पे आपको फ़र्क पड़ जाता है। सही हो गया। ठीक है। इस तरह से अच्छा, ये जो लिवर प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से गैस भी हो जाती है? बिल्कुल होती है लिवर प्रॉब्लम्स की वजह से। ये बहुत सारे जितने भी हेपेटाइटिस बी सी, कुछ तो अगर वो ट्रीटमेंट में है, जैसे एंटीवायरल ट्रीटमेंट है, वो तो खैर काफ़ी ब्लोटिंग करती है। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि लिवर, हमारा जो लिवर है वो बहुत सारे एंजाइम्स भी बनाता है, वहाँ से बाइल बन के भी हमारी इंटेस्टाइन में आता है, उसका डाइजेशन में रोल है। तो उसकी अपनी एफिशिएंसी इफ़ेक्ट हुई हुई होती है। हमारे स्टमक में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जूसेस नहीं मिल रहे होते तो उनको ब्लोटिंग प्रॉब्लम होती है। तो उसमें फिर उनको वो लाजमी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। कौन सी ट्रीटमेंट है वो, क्या होता है इसमें? उनको भी ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि जैसे वो फिर कहेंगे कि जी ब्लोटिंग ज़्यादा है तो उसको फोकस करके देते हैं। या फिर एक और टर्म होती है जिसको कहते हैं पोस्ट पेरेंडियल डिस्कम्फर्ट, यानी वैसे आपको सारा दिन कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने जैसे ही खाना खा लेना है आपको पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। और ये बहुत कॉमन है। कोई हार्डली कोई एक या दो प्रिस्क्रिप्शन ऐसी होती होंगी लिवर पेशेंट्स की जिसमें आपने ये ब्लोटिंग सिम्टम्स को ट्रीट ना किया हो, करना ही पड़ता है, उनको होता है ये प्रॉब्लम। तो ठीक वो है। डिपेंड करता है कि उनकी मेजर कंप्लेन क्या है। सही है। अच्छा, ये फर्स्ट साइंस क्या होते हैं अगर हम कहें कि कोई बैड लिवर है, उसके प्रोमिनेंट कोई साइंस वगैरह हैं जो पता चलेगा कि भाई ये वाकई ये खराब है, कोई मसला है? जी मोस्टली तो अगर आपका लिवर इफ़ेक्ट हो रहा है तो जो सबसे पहला, जैसे लेमैन है जो एक, तो हम एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे को जब अपीयरेंस में देखते हैं तो येलोइश डिस्कलरेशन आपको पता है कि सबसे पहले तो वही नज़र आती है। अब वो येलोइश डिस्कलरेशन आपने, और अगर उसके ऊपर गौर करना है तो वो आपको फेस से ज़्यादा ये जो हमारी आइज़ का स्क्लेरा है ये येलो नज़र आता है। अच्छा। ये सिर्फ उस सूरत में होगा कि अगर लिवर आपका प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ तक कि आपको जॉन्डिस हो गया है, जॉन्डिस हो रहा होगा तो ये येलिश डिस्कलरेशन आएगी। अदरवाइज जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो ये नोज़िया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, वेट लॉस एकदम होना शुरू हो जाता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती,
और उससे ज़्यादा जो जैसे लोगों को ये हेपेटाइटिस जो है ये साइलेंट किलर है। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उनको हेपेटाइटिस बी हो गया है या सी हो गया है, और बिल्कुल फिट होते हैं। वो फिट इसलिए होते हैं कि उनमें जरासीम चले गए होते हैं, लेकिन वो कैरियर स्टेट में होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको हेपेटाइटिस है तो आपको कोई सिम्टम भी आएगा। सिम्टम अगर आ रहा है इसका मतलब है कि डिजीज़ प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ है। स्ट्रगल कर रहा है आपका लिवर। हाँ, तो और दूसरी बात ये कि लिवर का बहुत ज़्यादा रोल है ब्लड फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स में भी, यानी आपको एनीमिया होगा, आपकी येलो आइज होंगी, एनीमिया होगा, लेथार्जिक फेस, लेथार्जिक बॉडी, ये सिम्टम्स। दूसरा ये कि जो सबसे ज़्यादा यही होता है कि सबसे पहले जो जीआईटी है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, भूख नहीं लगेगी, यानी ये कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन ये इस तरह के सिम्टम्स हैं जो और भी बहुत सारी बीमारियों में होते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट इस तरह से आए, या अगर आप लोगों में से किसी को इस तरह का प्रॉब्लम हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक दफ़ा वंस इन अ लाइफ टाइम अपनी पूरी स्क्रीनिंग करवा लें। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि जो बड़े बड़े ब्लड टेस्ट हैं वो एक दफ़ा करवा लें। तो करवा उसमें, लें। और ये जो हेपेटाइटिस बी और सी है, इसकी सिंपल स्क्रीनिंग, पीसीआर के ऊपर किसी ने नहीं जाना। सिर्फ ये भी एक प्रॉब्लम है कि इसके टेस्ट कौन से कराएं कौन से ना कराएं। सिंपली स्क्रीनिंग करा लें, इतना पता उसमें चल जाता है कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी है या नहीं। नहीं है तो बस बात ख़त्म। लेकिन वो पीसीआर वगैरह वो एक्सपेंसिव हैं, और लोगों को ये नहीं पता होता कि उससे पहले का भी एक स्टेप है, वो भी किया जा सकता है। पीसीआर एक्सपेंसिव होने की वजह से फिर लोग करवाते ही नहीं, सही है। इस तरह। ठीक है। तो व्हाट इज ए डायबिटिक बेली? डायबिटिक बेली। बेली, अच्छा, अब ये बाज़ औक़ात जो डायबिटीज़ में वेट गेन होता है और बाज़ औक़ात वेट लॉस होता है, ठीक है। ठीक अब है। ये जो हम लोग इंसुलिन लगाते हैं ना, इसके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब ये लिपोलिसिस का मतलब फैट ब्रेक डाउन, ठीक है। ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर आप कोई साथ कोई और प्रॉब्लम है और आप जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, साथ स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। दूसरा, जो स्टीरॉइड हमारे अपने अंदर भी प्रोड्यूस होता है, यानी ये नहीं है कि हम बाहर से ही ले रहे होते हैं, हमारे अपने अंदर भी प्रोड्यूस होता है। जब भी डायबिटीज़ की वजह से आपके अपने हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएं, तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो दूसरी बात ये कि इंसुलिन लगाते लगाते, अब अक्सर लोग इंसुलिन लगाते हैं, आपने देखा होगा बेली पे ही लगाते हैं, अगर हाँ आपने सही देखा है। होगा वहाँ पे जी जी। लिपोडिस्ट्रोफी हो जाती है, ठीक है। वो जो जी। लिपोडिस्ट्रोफी है, उसकी वजह से आपकी जो लेयर्स होती हैं वो फैट होनी शुरू हो जाती है, फैटनिंग हो जाती है, फैट डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है। तो वो उसको लेमैन टर्म में डायबिटिक बेली कहना शुरू हो अच्छा। सही है। अच्छा, ये पूछ रही है कि डू डायबिटिक्स पूप अ लॉट? डायबिटिक्स। दे पूप अ लॉट, कि बाथरूम वगैरह की हाजत वगैरह इनको क्या ज्यादा होती है आम लोगों से ज्यादा? अगर कोई। नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट नेसेसरी, नॉट अच्छा। नेसेसरी। अगर अच्छा। वो डायबिटिक्स ले रहे हैं मेटफॉर्मिन, यानी एक सॉल्ट है जो नोटोरियस है, ठीक है। यानी अब आप जब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दे रहे हैं तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उसमें जो सबसे प्रीमियर ऑप्शन है जो कि ग्लूकोफेज, जो आप लोगों को पता होगा, जो सबसे पहले ठीक है। कोई भी डॉक्टर ग्लूकोफेज पे डालता है, उससे सारा कुछ डिस्टर्ब होता है। नोजिया भी होगा, वॉमिटिंग भी होगी, डायरिया भी होगा, भूख भी ज़्यादा है, वो जीआईटी को डिस्टर्ब करता है। लेकिन अब उसका थोड़ा सा यूज़ कम हो गया है। अब अगर आप किसी से कोई अपने ट्रीटमेंट रिन्यू करवाएंगे तो वो अब आपको न्यूअर एजेंट्स देंगे। मेटफॉर्मिन का यूज़ थोड़ा कम है इसी वजह से। ठीक है। अच्छा, ये जो है कि कोई नेचुरल क्योर भी है इसके लिए, जो एसिडिटी परमानेंटली भी खत्म हो जाती है? कोई नेचुरल क्योर, कोई रेमेडी वगैरह? डिपेंड करता है कि आपकी एसिडिटी ने अभी सिर्फ एसिडिटी तक ही महदूद है, पेप्टिक अल्सर कॉज नहीं कर दिया, ठीक है। यानी कि अब एसिडिटी शुरू हुई है, अगर आपको अभी जस्ट सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं, आप उसको नेचुरल रेमेडी सिर्फ और सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और आपने स्पाइसी फूड बिल्कुल कट ऑफ कर देना है, ठीक है। ये नेचुरल रेमेडी, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन अगर आपकी एसिडिटी की वजह से पेप्टिक अल्सर बन चुका हुआ है, फिर आपकी कोई रेमेडी नहीं है, फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी।
बिकॉज पेप्टिक अल्सर इफ लेफ्ट अनट्रीटेड तो वो ब्लीड भी कर जाता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो इसकी बस रेमेडी यही है कि आप अपने जो खुराक है उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा शामिल करें, इसके अलावा और कोई रेमेडी नहीं है इसकी। ठीक है, ये पेप्टिक और अल्सर की तरफ ही। दूसरी बात ये कि दूसरा एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोगों को आदत है लेट नाइट डाइन आउट करते हैं, वो भी बहुत एसिडिटी का एक बड़ा फैक्टर है। ये आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा 7 o'clock तक, बहुत ही हो गया तो 8 PM तक बस अपना रात का खाना खा लें, उसके बाद अब आप ना कुछ और खाएं। ठीक है, यानी कि फिर सिर्फ एसिडिटी यही नहीं है कि आपको सिर्फ हार्ट बर्न हो रहा है या वॉमिटिंग होना चाह रही है, नोजिया। एसिडिटी की एक टाइप जो है वो गर्ड है, गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़। उसमें क्या होता है, आपका खाना ही पूरा का पूरा ऊपर आ रहा होता है। तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप बस 7 o'clock तक अपना जो डिनर है वो वहाँ ख़त्म कर दें। दूसरा, अगर ठीक। जिनको ये गर्ड प्रॉब्लम है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एसिडिटी, आप लोग अपराइट, थोड़ा सा अपराइट अपना पिलो रख के, यानी कि बिल्कुल ही 90 डिग्री के ऊपर नहीं, स्लांटिंग, थोड़ा सा अपना जो अपर पोर्शन है वो थोड़ा सा एलिवेट करके फिर सोएं। तो ये थोड़े बहुत रेमेडीज़ हैं, इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है, अभी ये जो आपने पेप्टिक अल्सर की बात की, इसी तरफ मैं आ रही थी कि एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसको पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम हो गया है, इसके सिम्टम्स पेन क्या हैं? पेन पेन सबसे बड़ा सिम्टम जो है वो पेन इन एब्डोमेन, सबसे बड़ा सिम्टम। यानी कि एसिडिटी तो क्लियर है ना, एसिडिटी का आपको कैसे पता चलेगा, हार्ट बर्न हो रहा है। ठीक है, खाना ठीक है। ऊपर को आ रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, जलन हो रही है। लोगों के जो सिम्टम्स होते हैं वो ये कहेंगे ऐसा लग रहा है जैसे आग लग गई है। ये इतने जो जितना कोई कह रहा है ये एसिडिटी है। जब कोई ये कह रहा है कि ये सब कुछ भी हो रहा है और खाना खाते साथ ही दर्द भी हो रहा है, खाना खाते साथ आपको ब्लोटिंग शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि अब आपको देखना पड़ेगा। अब पेप्टिक अल्सर जो है वो ब्लाइंडली फिर भी कोई डायग्नोज नहीं करता। इसको डायग्नोज करने का वाहिद तरीका जो है ना वो है एंडोस्कोपी। अब अनफॉर्चुनेटली एंडोस्कोपी हर कोई नहीं लेना चाहता, ठीक है, क्योंकि एंडोस्कोपी क्या चीज़ है, वो एक कैमरा है, आप समझ लें कैमरा है और फ्लेक्सिबल उसके साथ सॉर्ट ऑफ पाइप, आप समझ लें आम जबान में, उसको उन्होंने ठीक। पूरा का पूरा अंदर नीचे तक डाल के देखना है। सही है। जब तक कोई देखेगा नहीं तब तक पेप्टिक अल्सर डायग्नोज नहीं होगा। अगर पेशेंट्स कह देते हैं, जैसे आप लोग हैं, कोई भी है कि नहीं हमने एंडोस्कोपी तो नहीं करा, फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम उसको एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में डाल देते हैं पेप्टिक अल्सर की। लेकिन पता इस तरह ही चलना है, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, हार्ट बर्न होगा और पेन इन एब्डोमेन। अगर पर आपने ये बिल्कुल ही ट्रीट नहीं किया पेप्टिक अल्सर को तो उससे ब्लीडिंग भी हो जाती है, मुंह से खून की उल्टी आना। ठीक है, पर पर ये होता किस वजह से है यानी? ये आपको बताया, ये जो शुरू में ही जो आपको सारी वजूहात बताई, एसिडिटी की जो वजूहात हैं पेप्टिक अल्सर की भी वही वजूहात हैं। वही यानी अगर एसिडिटी, अगर प्रोलॉन्ग कर जाए तो एसिडिटी उसी को से हो जाता है आपने जी। बिल्कुल, अगर आपने एसिडिटी को ट्रीट नहीं किया तो वो आपका पेप्टिक अल्सर कॉज करेगी। कुछ ड्रग्स भी ऐसी होती हैं, और बहुत बड़ी वजह आपको बताया, एनएसएड्स यानी पेन किलर्स। पेन ठीक है। किलर्स जो हैं वो हम ऐसे खाते हैं जैसे हमने कोई टॉफ़ी खानी हो, तो वो अवॉइड करें। दूसरा, पेन किलर्स की भी कैटेगरीज हैं। नॉर्मली अगर जैसे मुझे और आपको प्रॉब्लम नहीं है, हम पैनाडोल खा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ कोई और है जिसको एसिडिक प्रॉब्लम है, गर्ड है, पेप्टिक अल्सर है, उसके लिए टोटली इंटायरली डिफरेंट सॉल्ट है। फॉर सही एग्जांपल है। मैं आपको बताऊंगी, जैसे पैनाडोल है, ब्रूफिन है, वो हम लोग खा लें नॉर्मल। लेकिन जिनको पेप्टिक अल्सर होता है उनको हम रेक्सिन या पायरोक्सिकैम सॉल्ट देते हैं, वो बिल्कुल अलग है। उसमें क्या फ़ायदा उनको कि वो टैबलेट, उसको बोलते हैं इंटेरिक कोटेड टैबलेट, वो टैबलेट ही कवर्ड है, वो टैबलेट ही आपके जीआईटी को नुकसान नहीं पहुंचा रही होती। तो ये, ठीक। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर अब हमने हर तरह के पेशेंट्स देखने होते हैं, ओल्ड एज में गाउट भी आएगा, आर्थराइटिस भी आएगा, और कुछ नहीं तो बिलीव मी 99% औरतों ने ये कहना होता है कि हमारे पट्टों में दर्द है, और सही उनको है। वक्त ही इतना होता है कि वो सिर्फ यही कंप्लेन लेके आई होती है। ज़ाहिर हाँ है हमने सही। उनको भी फिर पेन किलर ही देना है। पेन किलर अवॉइड किया भी नहीं जा सकता, लेकिन बस ये है कि आपने सिम्टम्स देखते हुए अलग अलग उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। सही है। ठीक हो गया। ज़बरदस्त।
अच्छा ये बताइए कि ये पूछ रही हैं कि डू अल्सर्स हर्ट मोर व्हेन लाइंग डाउन। सॉरी। ये पूछ रही हैं कि डू अल्सर्स हर्ट मोर व्हेन लाइंग डाउन, अगर वो इस तरह से लेट कर, क्या अल्सर जो होते हैं ज्यादा हर्ट करते हैं किसी पोजीशंस की वजह से? हर्ट नहीं, हर्ट एज इट इज खुद से नहीं हर्ट करते। वो यही आपको बता रहे हैं ना कि वो फिर आपको, अगर आप बिल्कुल फ्लैट आप लेटेंगी, तो आपको जो खाना है आपका, जो सारा कुछ है, वो आपका आसानी है कि वो वापस को आए। लेकिन यही ठीक। अगर आप थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर लेंगी, थोड़ा से दो तकिए रख लेंगी एक की बजाय, तो वो ज़रा सा उसको आगे जाने में आसानी होती है, खाना खाने को आगे जाने में। यानी कि ये फीलिंग आपको ज़रूर आएगी कि अगर आप फ्लैट लेट गई हैं तो बिल्कुल ही खाना ऊपर को आ गया। तो हाँ ये तो सही। आपकी होम रेमेडी है कि आप अपनी पोजीशन ठीक करके लें। फॉर हाँ सही। एग्जांपल, अब मेरा बेटा है 12 साल का, ठीक है, अब उसको ठीक। 12-13 साल में बीच में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई। और वो देखे बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि बताना कैसे है। तो हम्म। अब उसने मुझे इस तरह से बताया कि मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है मेरे यहाँ से हीट निकल रही है, बॉयल हो रहा हूँ। मुझे हम्म। फ़ौरन समझ आ गई। अब उसको मैंने ज़ाहिर कोई दवाई नहीं थी देनी, वो इतना छोटा 12-13 साल का एज होता। तो सिंपली मैंने उसकी डाइट में दूध ऐड किया और सही। योगर्ट ऐड किया और उसको सिर्फ 2 तकिए देने शुरू कर दिए। तो सही। हार्डली मेरा हालात 1 हफ्ता हुआ, उसके बाद वो भूल गया। वो भूल ही गया कि उसे ऐसा कोई प्रॉब्लम है। तो सही है, आपके जबरदस्त। क्वेश्चन का ये आंसर है कि यस इट्स पॉसिबल कि आपको पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स, गर्ड के सिम्टम्स, एसिडिटी के सिम्टम्स एग्रवेट हो जाएं आपके फ्लैट लेटने की वजह से। ठीक वैसे है। भी आपको फ्लैट नहीं लेटना चाहिए, मतलब फ्लैट तो कोई पोजीशन है ही नहीं लेटने के लिए, अनटिल ठीक है। अनलेस आपको कोई बैकबोन प्रॉब्लम हो। सही। ठीक है। अच्छा, वालेकुम सलाम टू ऑल। माशाल्लाह से लोग जो है वो ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। मैं एक दफ़ा ही सबका सलाम का जवाब दे दूं, मैंने कहा आज हमारे साथ जो है। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा, आज हमारे साथ डॉक्टर मुबशरा जमील है। माशाल्लाह से कुछ नेट के इशू की वजह से आज प्रोग्राम थोड़ा देर से हम लोगों ने स्टार्ट किया, पर अल्हम्दुलिल्लाह बात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा जी, डॉक्टर साहिबा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक एंड पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर इज़ अ जनरल टर्म, ठीक है। और पेप्टिक अल्सर आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आपको थोड़ा सा लेमन टर्म में चले बता दें कि ये है हमारी फूड पाइप। ठीक है। इस फूड पाइप को हम कहते हैं ड्यूडनम। ठीक है। जो इस जगह का अल्सर है वो ड्यूडनल अल्सर है, ठीक है। ठीक है। जो आपके नीचे स्टमक में चला जाता है, स्टमक को हम कहते हैं गैस्ट्रम। गैस्ट्रिक अल्सर इज एक्चुअली अल्सर इन द स्टमक, नॉट इन द फूड पाइप। पेप्टिक सही। अल्सर इन सब की कलेक्टिव टर्म है। जब ठीक है। एंडोस्कोपी की जाती है तो रास्ते में पता चलता है कि अच्छा इधर था, नहीं, इधर था, नहीं, नीचे है, नहीं, स्टमक में है। जिसका ठीक है। यहाँ पे लोकेट हो गया वो ड्यूडेनल अल्सर, वो हो गया इसोफेजियल अल्सर। नीचे ठीक है। गए, आप गैस्ट्रिक में चले गए, गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक से आगे चले गए ड्यूडेनम में, ड्यूडेनल अल्सर। ये सारे के सारे जो अल्सर हैं, इन सबको कलेक्टिवली पेप्टिक अल्सर कहा जाता है, ठीक है। ठीक तो है। यानी कि ये तो आपके अपने डायग्नोसिस के ऊपर कंफर्म होता है कि आपका जो गैस्ट्रिक था या इसोफिजियल था या ड्यूडेनल था। अगर ठीक है। आप उसकी वो जा ही नहीं रहे एंडोस्कोपी की तरफ, आप कह रहे हैं हम नहीं, हमने ये नहीं कराना, और 99% सब लोग यही कहते हैं, फिर हमारे पास उसको डिफ्रेंशिएट करने का कोई तरीका ही नहीं है, तो हम उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है। सही हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि क्या कौन सा ऐसी चीज़ें जो हमें अवॉइड करने चाहिए स्टमक अल्सर्स वगैरह में नहीं खानी चाहिए, जो इसको एग्रीवेट कर देता है, कुछ ऐसे फूड या ऐसी अब चीज़ें? जी बिल्कुल, आपको सबसे पहले जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो आपके स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस आप इतने डालें कि ठीक है आपका फूड है पैलेटेबल है, लेकिन अगर आप ओवर स्पाइसी फूड खा रहे हैं, बाहर के जंक फूड बहुत स्पाइसी खा रहे हैं, आप नॉर्मल भी होंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपको हो जाए। एक तो ठीक आपने है। ये चीज़ कम करनी है। दूसरा, ठीक आपने है। आपको बताया कि जब तक आप कहीं भी बॉडी में पेन काबिल बर्दाश्त है, आप उसे बर्दाश्त करें, पेन किलर्स की तरफ ना जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी किसी ऐसी जगह पे पेन है जहाँ पे आप लोकली कुछ अप्लाई कर लें, कोई ऑइंटमेंट लगा लें, कोई पेन किलर लगा लें, तो आप उस ऑप्शन को अपनाएं बजाय इसके कि आप पेन किलर खाएं।
तो दूसरा आपने क्या अवॉइड करना है, पेन किलर्स, ठीक है। तीसरा आपने क्या करना है, आपको जैसे बताया कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपने देखा कि हम जब किसी को ट्रीट करते हैं तो एंट एसिड्स, आपको पता होगा, हम वो दे देते हैं। अब वो एंट सही। एसिड्स सारे के सारे क्या करते हैं, वो सिर्फ आपकी पूरी जो लाइनिंग है, फूड पाइप है, स्टमक है, ड्यूडम है, उसको कोट कर देते हैं, कोट कर देते हैं, और आपका अपना जो स्टमक एसिड है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। वही रोल, एग्जैक्टली वही रोल जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स करते हैं। डाइट का इसमें इन चीज़ों के अलावा और इसमें इतना रोल नहीं है। डाइट के अलावा वो आपको बताया कि अगर आपने दूसरे, जैसे आप डाइटिंग कर रहे हैं और आप भूखा रह रहे हैं और आप अपने अंदर कुछ डाल नहीं रहे, तो जितना आप भूखा रहेंगे उतने आपके एसिड्स ज़्यादा बनेंगे। जितने ठीक है। ज़्यादा बनेंगे, अब उन्होंने किसी के ऊपर तो एक्ट करना है, तो वो बजाय के फूड पार्टिकल्स पे एक्ट करें, वो आपके अपने ही ऑर्गन पे एक्ट करेंगे। ठीक। यही चंद चीज़ें हैं पेप्टिक अल्सर। सही। अच्छा, कोई ये पूछ रही बहुत है ज़्यादा कि ऐसी चीज़ नहीं है जी। ये ऐसा सीरियस तो नहीं है, जैसे ये पूछ रही है कि आर पेप्टिक अल्सर सीरियस? सीरियस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, डेफिनेटली सीरियस। यानी अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, इसको डायग्नोज नहीं कराएंगे, तो ये बढ़ता भी है, ये ब्लीड भी करता है। एकदम ही आपको कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपको ब्लड वॉमिट हो जाए, ठीक है। अगर आपका स्टमक में है या इसोफेगस में है, तो ये आपको ब्लड वॉमिट की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर आपका स्टमक से नीचे ड्यूडेनम में है, तो ये आपको स्टूल में भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक ये है। कोई इतना इस तरह का नहीं है प्रॉब्लम कि आप इसको अनट्रीटेबल छोड़ें। दूसरा सही। ये कि अब जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, जो कि सभी लोग ले लेते हैं, सुबह नाश्ते से पहले निहार हूँ एक कैप्सूल, अभी सही है। उसको भी थोड़ा सा एडवांस है, उससे भी ज़्यादा ट्रीटमेंट। तो ठीक है। उसमें एक ड्रग ऐसी है जो कि अगर दी जाए, तो अगर आपको पेप्टिक अल्सर बन भी गया है, तो वो पूरा का पूरा रिजॉल्व हो जाता है, कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो वो देने चाहिए। यानी कि ये जो हार्मो वाला कैप्सूल है, जिसको पीपीआई बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, उसकी बजाय अब और दूसरी अप्रोच अवेलेबल है। और उस सही। अप्रोच का फ़ायदा ये है कि वो कम्प्लीटली उसको रिजॉल्व कर देती है। अगर आप वो ठीक ले है। लेते हैं तो वो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, लेकिन आपको सिम्टम्स हैं, ऐसा वैसे बहुत कम होता है, क्योंकि सिम्टम्स इतने होते हैं कि लोग आते हैं डॉक्टर्स के पास और लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होता। पेप्टिक अल्सर इज़ नेवर लेफ्ट अनट्रीटेड बिकॉज ऑफ इट्स सिम्टम्स, क्योंकि वैसे आपको बाजू में दर्द हो, टांग में दर्द हो, आप बर्दाश्त करते रहते हो। लेकिन अगर आपका जीआईटी अपसेट हो, वो आपसे नहीं बर्दाश्त होता ना, वो नहीं आपको होता। अनईजी रखता है। तो हाँ। ट्रीटमेंट लेते हैं लोग। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, ये पूछ रही हैं कि क्या हॉट वाटर पीने से भी जो है वो अल्सर बेहतरी आती है, इसमें फर्क पड़ता है गर्म पानी अल्सर पीने हील से? होता है। हील होता है सॉरी, इससे भी? ठीक है। ये कह रही हैं कि इज ड्रिंकिंग हॉट वाटर गुड फॉर अल्सर्स? ड्रिंकिंग हॉट वाटर इज गुड फॉर अस रिगार्डलेस ऑफ एनी फैक्टर, एनी अदर फैक्टर। क्योंकि जो हॉट नहीं, ल्यूक वार्म वाटर, या जस्ट वार्म, हॉट तो नहीं कोई पी सकता, वार्म, वार्म अगर आप पिए तो वो तो आपके लिए हर तरह से अच्छा है। वो आपके अल्सर को कुछ भी नहीं कहता, वो आपकी इवन मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, आपकी डाइजेशन फास्ट करता है। वो अगर आप उसको लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका पेप्टिक अल्सर पे कोई नुकसान नहीं, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा। अच्छा, ये पूछ रही हैं कि कैन जिंजर क्योर अल्सर? जिंजर नहीं, जिंजर इज़ जस्ट अ फैट कटर। ठीक है। उसका रोल जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। सही। अगर इस तरह की ठीक। रेमेडीज से पेप्टिक अल्सर ट्रीट होता तो फिर हो जाता ना, फिर ये बगैर ड्रग्स के होता। जिंजर हैज़ नो रोल इन ट्रीटिंग पेप्टिक अल्सर, बट येस, टू ऑफ इट्स बेनिफिट्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड फैट कटर, इस तरह से तो आपको फ़ायदा अच्छा, हो इस सकता है। ठीक है। अच्छा, ये है पूछ रही हैं कि वाई इज पेप्टिक अल्सर पेन वर्स एट नाइट? क्या वक्त से भी फर्क पड़ता है कि रात को ज्यादा हो जाता है? ऐसा है? रात को फील ज़्यादा होता है, रात को फील ज़्यादा होता है, क्योंकि और स्पेसिफिकली अगर आपने
आफ्टर 9 o'clock, आफ्टर 10 o'clock मील लिया हुआ है तो आपको फील ज़्यादा होगा। इसीलिए ठीक दो है। तरीके होते हैं इसकी मेडिसिन लेने के, या ब्रेक बिफोर, हाफ आवर बिफोर ब्रेकफास्ट, या फिर हाफ आवर रात को आफ्टर डिनर, हाफ आवर आफ्टर डिनर। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ये लेगा तो फिर उससे सिम्टम नहीं होंगे। रात को ज़्यादा नहीं होता, रात को फील ज़्यादा होता है और आपके लेटने की पोजीशन से एग्रेवेट हो सकता है, अदरवाइज इसको एग्रेवेट करने वाली चीज़ कोई नहीं। सही, ठीक है। अच्छा, हेयर फॉल की तरफ आते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और हेयर ग्रोथ रीग्रोथ की तरफ भी आते हैं। ये जो औरतों जी में, तो बिल्कुल। औरतों में क्या, मर्दों में भी यही प्रॉब्लम चल रही है, तो जी बिल्कुल। इसके बारे में, हाँ, तो ये बताइए, कैन बी रीग्रो हेयर आफ्टर लूजिंग इट? जी बिल्कुल डिपेंड करता है। एक्चुअली बात यहाँ से समझनी है सब ने कि अगर आपके स्कैल्प में हेयर फॉलिकल्स हैं लेकिन डेड हैं तो हम उनको अलाइव कर सकते हैं बाय वेरियस मीन्स। लेकिन अगर जेनेटिकली आपके हेयर फॉलिकल्स कम हैं तो हेयर फॉलिकल्स न्यू नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। आप पीआरपी करा लें, आप हेयर ग्रोथ स्प्रे लगा लें, अगर आपके जेनेटिकली हेयर फॉलिकल्स कम हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर किसी के पहले ज़्यादा थे, अब कम हो रहे हैं, अब कम हो रहे हैं, अब कम हो रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं कि आपको 100% ना सही लेकिन 70-80% रिजल्ट मिलता है। तो वी कैन नॉट ग्रो रीग्रो हेयर फॉलिकल्स, but of course we can regrow lost hair if they are efficient number of hair follicles। तो उसके सही है, बहुत डिफरेंट तरीके, अब तो एडवांस हो गई ट्रीटमेंट, अब तो इतना मसला नहीं रहा। सही है। अच्छा, कैन दे ग्रो बैक आफ्टर फॉलिंग आउट ऑफ रूट्स? अगर रूट से ही निकल जाए, कैन वी कैन वी ग्रो? कैन वी ग्रो बैक आफ्टर फॉलिंग आउट ऑफ रूट्स? रूट से ही अगर बाल निकल जाए, वो भी रिग्रो हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे क्योंकि आपकी रूट तो है ना वहाँ पे। रूट होनी चाहिए, रूट होनी चाहिए, सही है। हेयर फॉलिकल होनी चाहिए, यानी हेयर फॉलिकल रूट ही है। ठीक है, तो अच्छा, अगर अगर आपकी रूट्स हैं, अगर आपके हेयर फॉलिकल्स हैं, आपको जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़रूर ट्रीटमेंट कराएं, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। सही है। अच्छा, कैन थिन हेयर बिकम थिक अगेन? बहुत सारे लोगों के पतले पतले बाल भी बहुत ज्यादा होते हैं ना, कि वो ज्यादा सर पे नजर नहीं आ रहे होते, तो उनको भी दोबारा जी थिक किया जा बिल्कुल। सकता है? जी बिल्कुल ठीक किया जा सकता है क्योंकि वो जो आजकल ट्रीटमेंट है मीज़ोथेरेपी में भी, अगर आपको आइडिया हो, मीज़ोथेरेपी है या पीआरपी है, उसमें हेयर ग्रोथ फैक्टर्स डाले जाते हैं। अब वो हेयर ग्रोथ फैक्टर्स आपके अपने अंदर भी मौजूद होते हैं। वो जो पीआरपी का जो बेसिकली एम होता है वो आपका अपना ही प्लाज्मा इंजेक्ट होता है, वो कोई बाहर से नहीं होता। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, अगर ये अब दोबारा डाले जाएं, आपका अगर टेक्सचर ख़राब हो गया है तो वो दोबारा वापस थिक किया जा सकता है, लेकिन उसमें ग्रोथ फैक्टर्स इंक्लूड करने पड़ते हैं, मीज़ोथेरेपी करानी पड़ती है। यानी जैसे आप कुछ वाइटामिन ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो डायरेक्टली इंजेक्ट करके, यस, यू कैन गेट बैक योर थिक हेयर अगेन। अच्छा, ये कुछ, ये दो चार इस तरह के क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई रीएक्टिवेट माय हेयर फॉलिकल्स, एंड हाउ कैन आई रीग्रो हेयर ऑन माय बाल्ड स्पॉट? On okay, is she asking about natural remedies or medical treatment? बोथ। बोथ। ओके, अगर आप घर में हैं, अगर आप कोई बाहर एसेस नहीं है, आप घर में ही कुछ करना चाहती हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर किचन, अनियन जूस, ठीक है, अनियन जूस बहुत इफ़ेक्टिव है, आप वो यूज़ करें बाल्ड एरियाज़ पे स्पेसिफिकली। सेकंड नंबर पे जो जिंजर की बात की, जिंजर भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अब उसको आपने यूज़ कैसे करना है आपको पता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू आर अ बिज़ी लेडी, तो आप एक प्याज सिंपली उसको कट करें, छोटा लें क्योंकि उसके बाद आपने उसको फोर्स डिस्पोज ही कर देना है। तो आपका जहाँ पे भी एरिया है, वाइट हो गया है, बॉल्ड हो गया है, बाल नहीं है, कम हो गए हैं, आप वहाँ पे उसको रब करें। ठीक है, ये नहीं आपको कर सकते कि आपको स्मेल आ रही है आप जिंजर ले लें। अगर जिंजर की भी स्मेल आ रही है, फिर आपको पता है कि एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल, आप जूस निकालें, अनियन जूस निकालें,
जिंजर जूस निकालें, आप उसमें एसेंशियल ऑयल्स के 1 या 2 ड्रॉप्स डालें, तो बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाती है ये एसेंशियल ऑयल की कोकोनट अपनी को स्मेल। अक्सर हम हाँ, सुनते हैं कोकोनट ऑयल के बारे में, अगर वो मिक्स किया जाए। वो मिक्स कर लें, वो भी मिक्स कर लें, लेकिन कोकोनट ऑयल से उसकी अपनी स्मेल तो नहीं जाएगी, ऑफ कोर्स, यानी हाँ स्मेल नहीं जाती। हाँ ये सही है। आपको करना पड़ेगा थोड़ा टॉलरेट, के स्मेल तो नहीं जाएगी। स्मेल सिर्फ उसी सूरत में जाती है कि आप एक दफ़ा जूस निकाल के रख लें, उसके बाद उसमें एसेंशियल ऑयल डालें, फिर स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इवन अगर आप ये जो अंडा या दही लगाते हैं उसमें भी अगर आप एसेंशियल ऑयल डालें, उसकी भी स्मेल बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। होम रेमडीज़ ये हैं, कोकोनट ऑयल यानी फर्स्ट नंबर पे, अनियन जूस या अनियन ऑयल, जिंजर जूस या जिंजर ऑयल। अब और ये जिंजर ऑयल कैसे बनेगा या ये अनियन ऑयल कैसे बनेगा? आपके पास कोई भी ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, पैन में सिंपली आप उसको डालिए, उसके अंदर प्याज डालें या जिंजर डालें, थोड़ी देर उसको फ्राई करें, वो आपका वो ऑयल बन जाएगा। ये तब है अगर आप बाहर से ख़रीद नहीं सकते या आपके कोई सोर्स नहीं है। ठीक है। होम रेमडीज़ यही हैं। इसके अलावा आप छोटे छोटे और टोटके, आंवला लगा लिया, ये लगा लिया, वो सारा कुछ आप करके देखें, ज़रूर करके देखें। यानी कुछ लोगों के लिए आंवला बहुत इफ़ेक्टिव है, आंवला पाउडर है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। आप शैम्पू छोड़ दें, आप सिंपली पानी को बॉईल करें, उसमें आंवला पाउडर डालें, रीठा सिकाकाई, और वो एक इतना बेहतरीन शैम्पू बनता है कि आप लगा के देखें, आपको शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो बहुत इफ़ेक्टिव है। पर्सनली मैंने यूज़ किया हुआ। तो अच्छा, होम ज़बरदस्त। रेमेडीज़ में यही कुछ है कि आप अंडा, दही, अनियन, जिंजर, कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल जो आपको पसंद है, ये सब कुछ है। साथ आपने डाइट ज़रूर लेनी है, यानी कि ये नहीं है कि आप डाइटिंग कर रहे हैं या आप बहुत पढ़ रहे हैं, आपको होश नहीं है। कि आपने देखा होगा अक्सर स्टूडेंट लाइफ में ही बाल जो हैं वो जाना शुरू हो जाते हैं, तो वो अगर आप इतनी इनफ डाइट नहीं ले रहे और ऊपर से लगाए जा रहे हैं, तो फिर मे बी आपको इतना फ़ायदा ना हो। अब अगर आप आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पे, मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है कि आपने दो तरीके हैं, मीज़ोथेरेपी है और पीआरपी है। अब ये पीआरपी क्या है? ये हमारे अपने ही जो है ना प्लाज्मा रिच प्रोटीन्स, यानी कि कहीं और से कोई चीज़ नहीं लगती, आपका अपना ही ब्लड विदड्रॉ होता है, उसका प्लाज्मा निकलवाया जाता है, और वो प्लाज्मा, आपने इंसुलिन सिरिंज देखी होगी, बहुत बारीक, बहुत ही छोटी उसकी आगे सिरिंज की नीडल होती है, वो आपके उस एरिया में, यानी आपका प्लाज्मा तैयार करने के बाद उस सिरिंज में डाल के आपको इंजेक्ट किया जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा, जिसको कहते हैं मीज़ोथेरेपी, वो ये है कि आपके प्लाज्मा में ही और बाहर से परचेज करके ग्रोथ फैक्टर्स मज़ीद डाले जाते हैं, वाइटामिन और ग्रोथ फैक्टर्स, वो भी आपके उस एरिया में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन अब ये है कि पीआरपी इज़ बिट एक्सपेंसिव, कुछ लोगों को लगता है, लेकिन इसके एक सेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। इसके आपको 3 से 4 सेशन लेने पड़ते हैं, फिर आपको रिज़ल्ट आता है। और इतनी जल्दी जल्दी सेशन होते भी नहीं हैं, यानी वंस अ मंथ एक सेशन लेना होता है। जी। तो और इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि स्पेशली जिन लोगों के पहले बाल अच्छे थे, फिर किसी वजह से कम हो गए, प्रेगनेंसी में या पढ़ाई में या किसी भी वजह, उनके पे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। किसी का अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसमें रिकमेंडेड ही नहीं है, यानी ठीक है। पीआरपी जो है वो जेनेटिक हेयर फॉल में रिकमेंडेड ही नहीं है, क्योंकि इसने टारगेट ही करना है हेयर फॉलिकल्स को। ठीक है। ये ट्रांसप्लांट के बारे में क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांट पहले करते थे, अब भी लोग करवाते हैं, वो करवा लें आप, यानी वो तो जस्ट आपके, अगर आपके अपने ही बाल, यानी कि ट्रांसप्लांट में क्या होता है, अगर तो आपके आगे से ख़त्म है, पीछे हैं, तो पीछे वाले ही बाल आगे लेके आते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद, अब अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है, तो फिर वो सक्सेसफुल है, यानी कि ज़ाहिर है आपने बाल लगा दिया, अब बाकी काम तो उनका ग्रो करना ही रह गया। हाँ। लेकिन अगर आपके पीछे भी बाल नहीं है, तो फिर आप ट्रांसप्लांट जो है, फिर वो आप किसी और के ही वो लगते हैं ना, तो वो अब फिर उसके बाद उसमें सिर्फ लग जाएंगे, जो फैक्टर रह जाता है वो फिर ग्रोथ का रहता है, यानी एक्चुअली तो ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ हो जाए तो वो भी परफेक्ट है। लेकिन ये ट्रांसप्लांट जो है, ये जब तक था, जब तक कि ये दूसरे जो ट्रीटमेंट्स नहीं आए हुए थे। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ट्रांसप्लांट कुछ लोगों को सूट भी नहीं करता, कुछ लोगों के इंजरी हो जाती है, ज़ख़म हो जाते हैं, थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं, तो ये थोड़ा कम हो गया। ज़्यादा जो है ये पीआरपी आपने हर जगह ही सुना होगा कि अब ये सक्सेसफुल है।
सही हो गया। और चलिए जी इसके इस तरफ आते हैं, रिंकल्स और एक्नी की तरफ। तो ये जी बताइए जी कि इससे किस तरीके से बचा जा सकता है जिन लोगों को रिंकल्स की प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। और सबसे पहले ये तो बताइए कि रिंकल्स कौन सी एज में ज़्यादा प्रोमिनेंट होना, जब औरत छुपा नहीं सकती एज। एक तो वो एज होती है ना जब जितना मर्जी चाहे छुपा लो, पर एक एज वो आ जाती है जब आप चाहे भी तो नहीं छुपा सकते, वो प्रोमिनेंट हो जाती है आपके रिंकल्स। वो कौन सी एज जी होती है? बिल्कुल जी। ये अब ये देखिए कि रिंकल्स जो है ना, पहले आप देखें कि रिंकल्स पड़ना क्यों शुरू होते हैं। एक तो एजिंग फैक्टर है, दूसरा जी अगर जब आपकी स्किन अच्छी होती है आपने तब ख्याल नहीं रखा होता, हाइड्रेट नहीं किया होता। तो ज़्यादा अगर आप कहें कि 40 इयर्स में ही रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाएं, तो उसमें थोड़ी सी आपकी केयरलेसनेस होती है कि आप हाइड्रेशन का ख्याल नहीं कर रहे। स्किन को हाइड्रेट रखें, रिंकल्स देर से बनेंगे। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है हमारे अंदर वो है कोलेजन। कोलेजन जी प्रोडक्शन जो है वो आपकी स्किन में अगर इनफ है, हार्मोन्स आपके बेस्ट लेवल पे हैं, तो भी रिंकल्स नहीं पड़ते। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपके पड़ गए हैं, तो फिर अब आप ऐसे प्रोडक्ट्स को तलाश करें जो कि कोलेजन रिच हों। ठीक है, अब ठीक है। इसकी भी जो ट्रीटमेंट है इस एज में वो माइक्रो नीडलिंग है। माइक्रो नीडलिंग शायद आपने सुना हो। उसमें सिंपली क्या करते हैं कि एक बिल्कुल डिवाइस है माइक्रोस्कोपिक, उसमें आप कह लें कि वो इंजर करती है, लेकिन इतनी माइन्यूट इंजरी होती है कि आपको पेनफुली फील नहीं होती। लेकिन उसमें उसका क्या पर्पज़ है कि वो इतनी इंजरी करके एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कहीं पे भी इंजरी होती है तो आपकी अपनी बॉडी कोलेजन को इन्हेंस करती है, प्रोड्यूस करती है। तो बेसिक ठीक है। चीज़ जो रिंकल्स को कम करती है वो है कोलेजन। तो चाहे आपकी अपनी बूस्ट हुई भी हो, जैसे आप कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, या फिर आप देखें कि जिसको आप कहते हैं शिया सीड्स, वो भी रिच हैं। यानी कुछ प्रोडक्ट्स आप देखें, सर्च करें कुछ ऐसी कि आपकी डाइट बेहतर हो जाए, आपकी पूरी बॉडी का कोलेजन उससे बेहतर हो जाता है। या अगर आप टॉपिकली अप्लाई करना चाहती हैं तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स लगाएं जिसमें कोलेजन हो। या अगर आपको लग रहा है कि अब मामला टॉपिकली लगाने से भी निकल गया आगे, अब रिंकल्स किसी तरह नहीं ख़त्म हो रहे, फिर आप माइक्रो नीडलिंग करवाएं। अगर आपको लग रहा है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर आखिरी हल बोटॉक्स है। ठीक है, बोटॉक्स है, और वो बोटॉक्स भी एक दफ़ा आप कराएंगे, वो 3 मंथ्स रहता है। बहुत ही आपने करा लिया 6 मंथ्स रह जाएगा, उसके बाद वो भी फेल है। यानी अगर आपने अच्छा। ज़्यादा देर तक रिंकल फ्री रहना है फिर आपको ज़्यादा बोटॉक्स कराना पड़ता है। लेकिन बोटॉक्स आर नॉट दैट मच सेफ़ कि आप इतना ज़्यादा उसे कराएं। बोटॉक्स के लिए ज़रूरी है कि आपका अपना कुछ मसल मास हो पीछे। तो लेकिन बोटॉक्स की वजह से आपका मसल वेस्टिंग होती है। तो अगर आपका अच्छा, पीछे कुछ रह नहीं गया बोटॉक्स करा करा के, तो आप मज़ीद नहीं करा सकते। तो बोटॉक्स इसमें क्या ये है? है इज कि इट जस्ट इट इज जस्ट एन इंजेक्शन, या आपकी स्किन को भी इंजेक्शन, कुछ करना जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये भी बिल्कुल उसी तरह बोटॉक्स की अपनी सिरिंज होती है, अच्छा। लेकिन उसकी जो डेप्थ है या उसकी जो नीडल है वो बिल्कुल वैसे ही आप समझ लें जैसे इंसुलिन सिरिंज है, लेकिन उसकी अपने उसके साथ आती है। उसमें सिर्फ सिंपली ये करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है मेरी यहाँ पे रिंकल्स हैं, तो ये यहाँ पे ही उसको इंजेक्ट कर देंगे। अब सिंपली ये समझे कि एक फ्लूइड है जो हम उसको अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और उससे वो जगह थोड़ा सी फूल जाती है। बोटॉक्स क्या है एक्चुअली, कि जो आपकी संक हो गई है स्किन या रिंकल हो गई है, उसके अंदर आप ऐसा कोई मटेरियल डाल रहे हैं जिससे वो फिर थोड़ी सी बाहर फूल जाए। तो बोटॉक्स जो है वो आखिरी हल है, पहले ये सारे करने चाहिए क्योंकि बोटॉक्स के बाद फिर आपके पास कोई हल नहीं है। तो इन द लॉन्ग रन इसके कोई साइड इफेक्ट्स या इस तरह की चीज़ें तो नहीं है? साइड जो इफ़ेक्ट्स लोग बहुत आपको ज़्यादा बताया ना, मसल बहुत आपका अपना ख़त्म होता जाता है। यानी कि आपकी स्किन जो है, बोटॉक्स आपको कोई तभी लगाएगा जब आपकी स्किन थोड़ी सी तो हो ऐसी कि उसके अंदर कुछ इंजेक्ट किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बोटॉक्स के जो ये केमिकल्स हैं वो आपके अपने ही मसल्स को जो है ना वो डैमेज करते जाते हैं। तो इसलिए बोटॉक्स जो है वो आपको लास्ट ऑप्शन रखना है, और आप कोशिश करें कि अगर आप करा भी रही हैं तो 3 महीने से पहले पहले तो आप दोबारा बिल्कुल भी ना कराएं। दूसरा ये है कि बोटॉक्स का जो अमाउंट होता है वो स्पेसिफिक होता है कि रिकमेंडेड कितना है, 10 ml है। 10 ml से ज़्यादा आपने नहीं इंजेक्ट कराना। ठीक 20 ml, अब कुछ खवातीन हैं उन्होंने कहना नहीं मेरे और करो, नहीं मेरे और करो, उन्हें बता देते हैं हम कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो नुकसान ही होता है लॉन्ग रन में, इसका नुकसान।
ठीक है। अच्छा, ये जो माइक्रो नीडलिंग का आपने जिक्र किया था उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्या ये कितनी सेफ है, ये अगर इसको कराया जाए तो कितना सेफ है? जी बिल्कुल सेफ है। माइक्रो नीडलिंग में आप दो पर्पस जो है वो सर्व होते हैं, यानी आप दो प्रॉब्लम आप इसके बारे में बता सकती हूँ मैं कि एक तो रिंकल्स हैं, दूसरे क्या है आपकी पिगमेंटेशन। ये जो माइक्रो ठीक है। नीडलिंग है जिसको आप कहते हैं झाइयाँ पड़ना, मिलाजमा हो सही। जाना, तो ये जो रिंकल्स या पिगमेंटेशन के लिए जो आप लोग माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक तो ये कि उसमें भी दो हैं, यानी कि अगर आपकी पिगमेंटेशन है तो डिफरेंट सीरम्स लगते हैं, माइक्रो नीडलिंग करके डिफरेंट सीरम्स लगते हैं। पिगमेंटेशन का सीरम अलग है और रिंकलिंग का सीरम अलग है। जब वो आपके सीरम लगते हैं ना, तो आपको भले ही आपको लगे कि थोड़ा सा इंजर हो गया या रेड हो गया, लेकिन एक्चुअली वो आपका डायरेक्ट इन्फ्यूज़ हो जाता है। क्योंकि जब आपने स्किन को ओपन किया, इंजर किया, माइक्रो इंजरी की, तो वो इन्फ्यूज़ कर वो डायरेक्ट इन्फ्यूज़ हो जाती है। बिल्कुल सेफ़ है, उसका कोई नुकसान नहीं है। और आप करवा के घर जाते हैं तो सिर्फ आपको 1 या 2 दिन की थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं कि आपने हीट के पास नहीं जाना या सनलाइट में नहीं जाना, अदरवाइज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। उसके भी सेशंस हैं, आप चाहें तो आप वो भी वंस अ मंथ करवा सकते हैं, बट इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सेफ एंड सो फार वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी नाउ। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा कि आज आपने टाइम निकाला और इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर कोशिश करूँगी, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और आगे भी प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह ताला आपको बुलाते रहेंगे और आपकी नॉलेज से हम लोग जो है फैज़याब होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह खैर फॉर थैंक जॉइनिंग। यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम आपका वरहमतुल्लाहि बहुत वबरकातुहू। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।